सबको नमस्ते। आवाज मिल रही है? नमस्ते सर, मिल रही है। नमस्ते। नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते। ये तो पिछले दिन हम लोग राजभाषा का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे एक या दो सवाल 15 में तो पक्का रहेगा। किसी का भी पेपर पलट के देख लीजिए, अनुच्छेद उसका जो और कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शंस हैं, तो टोटल नंबर्स ऑफ जो अनुच्छेद था वो 9 था, यानी है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर 17 में आता है, भाग जो है 17 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 17 में टोटल 9 सेक्शंस हैं, आर्टिकल्स हैं, जो आपका राजभाषा के लिए है। डिटेल्स में कल पढ़े थे पिछले दिन। आज मैं उसी को यहाँ पे एक स्लाइड में समरी कर दिया, क्योंकि उतना डिटेल्स में कम पूछता है। डायरेक्ट आर्टिकल नंबर और उसका रिलेशन किससे है ये पूछता है। तो एक स्लाइड और हम उसका समराइज कर दिए। अनुच्छेद जो आर्टिकल 343 है उसके राजभाषा के संबंध में है। स्टार्टिंग में उसका डेफिनेशन ऑपरेशन जो हम लोग पीछे पढ़े। अनुच्छेद 344 उसके जस्ट बाद वाला जो है, तो वो क्या बना कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में वो पास हो गई तो उसके साथ एक नियम ये भी बनाया कि ऐसा नहीं कि इस नियम को रोज छेड़छाड़ करे, प्रेसिडेंट के पास पावर दिया और कुछ रूल्स बना के प्रेसिडेंट को बोला आप एक समिति बना दीजिए, कमीशन पर, जो ये देखते रहे कि भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका कितना यूज हो रहा है और कैसे इसको और प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आर्टिकल 344 आयोग संसदीय समिति, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और उसका जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके बारे में है। 345 स्टेट को पावर दिया गया कि आप अपनी राजभाषा को, आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को अपने स्टेट के पॉपुलेशन और लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट लेजिस्लेटिव में ये करिए और इसको प्रेसिडेंट से आप कानून पास करा लीजिए। नेक्स्ट 346 एक स्टेट और दूसरे स्टेट या एक स्टेट और सेंट्रल एंड एक स्टेट टू दूसरे स्टेट के बीच में कैसे बातचीत होगा, संचार कैसे होगा, पत्र का आदान प्रदान कैसे होगा, लेटरिंग कैसे होगा, ये पूरा चीज अनुच्छेद 346 में बोला। 346 किसके लिए हम लोग पढ़े थे कि किसी स्टेट में अगर कोई एक कम्युनिटी है जो बहुत अधिक भाषा बोलने वाली है, तो उसके लिए स्टेट जो है कुछ एक प्रतिवेदन एप्लीकेशन प्रेसिडेंट को भेज के पास करा के उसको राजभाषा में जोड़ने का एक प्रोविजन कर सकता है। तो एक स्पेशल ये उपबंध है, विशेष उपबंध है 19 आर्टिकल 347। 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में है, जहां पे मेन भाषा आज भी इंग्लिश है। दोनों सवाल पूछता है, एक तो अनुच्छेद कौन से में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, दैट इज द आर्टिकल 348, और इसमें जो कार्य की भाषा है वहां का ऑफिशियल लैंग्वेज इज द इंग्लिश। 349 में जो रूल्स बनाया उसको फिर अगेन, अगर रूल को फिर नियमानुसार कैसे क्या करना है, अधिनियमित करना है, तो भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने का प्रक्रिया कैसे करना है, विशेष प्रक्रिया। और 350 में अगर किसी व्यक्ति के ग्रीवांसेस में व्यथा, जिसको बोलते हैं ग्रीवांसेस में कोई दिक्कत आती है, तो वो अपना एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में देगा। अब बंगाल का कोई आदमी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको एप्लीकेशन देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं हम इंग्लिश और हिंदी ही लेंगे, तो देन उसको ना तो इंग्लिश अच्छी आती है ना उसकी हिंदी अच्छी है, बंगाली अच्छी है, तो वो बंगाली में अपना जो भी प्रॉब्लम है सही से अगले को लिख के दे सकता है। तो प्रोविजन दिया गया कि स्टेट का, सेंट्रल का तो वही हिंदी इंग्लिश, उसके अलावा स्टेट का कोई भी भाषा जो वहां पे अधिकृत है, मतलब ऑथराइज्ड भाषा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें आप अपनी ग्रीवांसेस के बारे में एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो दैट इज अनुच्छेद 350। और 351 में कुछ नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी हिंदी राजभाषा का डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में। तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। दैट इज ऑलमोस्ट 2 और 3 क्वेश्चंस, जितना पीछे पढ़े उसका समराइज। अगर एक स्लाइड दिमाग में रह जाए तो 2-3 क्वेश्चन तो यही से निपट जाएंगे, क्योंकि इसका 15 का 15 टारगेट रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज 15 के 15 पूरे होने चाहिए। देयर आर ऑल्सो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर भी। 2 चीज छूट गई, ध्यान बाद में आया। यहाँ पे मुझे एक स्लाइड बना देना था जिसमें फर्स्ट थिंग्स
कि इनिशियली स्टार्टिंग में शेड्यूल 8 में 14 लैंग्वेज था। एक तो ये बनाना है, दूसरा 2 या 3 अमेंडमेंट हुए जिसमें ये 14 से बढ़ के 22 हुआ है। तो वो अमेंडमेंट कब कब हुआ और उसमें कौन कौन लैंग्वेज आया, तो ये 2-3 चीज इस स्लाइड में, हम जब स्लाइड शेयर करेंगे तो दे देंगे। ये यहाँ पे मुझे डाल देने से ज्यादा बेहतर रहता। वो भी सवाल खूब पूछते हैं कि ये संताली कब आया, मैथिली कब आया, किस ईयर में आया, या कौन से संशोधन में आया, कौन सा अमेंडमेंट उसमें आया, तो वो स्लाइड में डालना यहाँ पे जरूरी है। एक सवाल वहां से। नेक्स्ट थिंग्स, इनिशियली कितना सब्जेक्ट था, 14, और इसी के साथ में एक और क्वेश्चन बनता है, वन एंड ओनली वन फॉरेन लैंग्वेज, दिस इज द नेपाली। और एक लैंग्वेज जो ऑफिशियली वर्क हो रहा है लेकिन 8th शेड्यूल में नहीं है, दैट इज द इंग्लिश। खूब कंफ्यूजन इस पे होती है। इंग्लिश इज नॉट अवेलेबल इन द 18th शेड्यूल, इसमें इंग्लिश नहीं है, जबकि इंग्लिश में आपके बहुत सारे सरकारी कामकाज मान्य है। तो ये ध्यान में रखना है कि 22 लैंग्वेज है, नाम नहीं पूछता है। ऑलमोस्ट ध्यान इसलिए रखना है कि इसमें 3 आपके हैं, वो दे देगा, चौथा कोई एक लैंग्वेज डाल देगा। जैसे आपका इसमें असमिया, उर्दू, कश्मीरी, तमिली, पंजाबी, मराठी, संस्कृत, हिंदी, कोंकणी, डोंगरी, उड़िया, कन्नड़, गुजराती, तेलुगु, बंगला, मलयालम, सिंधवी, नेपाली, मणिपुरी, संथाली, बोडो है। राजस्थान बहुत बड़ा स्टेट है ज्योग्राफी की दृष्टि से हमारा, लेकिन राजस्थानी नहीं है। खूब पूछता है, इसमें से कोई 3 देगा, चौथा लिख देगा राजस्थानी और लिखेगा कि कौन सा नहीं है। अब आपके हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान तो बहुत बड़ा स्टेट है, राजस्थानी बोली जाने वाली भाषा बहुत बड़ी है, वो तो होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो दैट इज, ऐसा नहीं है कि सारे लैंग्वेज रहेंगे, वो थोड़ा सा इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। गुजराती नहीं है ना, राजस्थानी नहीं है, मराठी मराठी है, मराठी गुजराती मराठी भी है, सॉरी ये दोनों है। राजस्थानी नहीं है, खास करके इस पे कंफ्यूजन बनी रहती है। बिहार में बहुत सारे शब्द हैं जिसमें से एक शब्द है मैथिली, सिर्फ यही है। भोजपुरी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है, भोजपुरी नहीं है। संथाली बहुत कम बोलने वाले हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है, बट थोड़ी सी ये है, चूंकि ट्राइबल में है और इनकी महत्व बहुत अधिक है, इनको बचाना, संरक्षण अधिक है, तो ये है इसमें। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो इसको भी ध्यान रखना, 22 को मेंटली जरूरी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशंस के बाद वो जो 344, 344 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन और ऑफिशियल पार्लियामेंट्री कमिटी बनाने का प्रोविजन है, उसके तहत दोनों चीजें बनी। एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना, राजभाषा आयोग। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन था वो एस्टेब्लिश हुआ 1955 में, और फर्स्ट कमीशन जो था ये 1957 में उस समय के जो वर्तमान सांसद थे उनके समय बनाई गई। यहाँ पे मैं लिखना छूट गया, अगर मैं सही हूं तो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन का जो प्रेसिडेंट था, चेयरमैन था, ललित नारायण मिश्रा। ये सभी नाम खूब पूछ देता है, अगर मैं सही हूं तो मुझे आपके ध्यान में आ रहा है, यही था। पहला जो कमीशन बना, राजभाषा कमीशन, राजभाषा आयोग, उसका अध्यक्ष जो बना था ललित नारायण मिश्रा। और जो सर कमेटी, सर जी हाँ हाँ, सर, ये तो 1973 में ललित, सर ये तो बीजी खेलना है सर। ये तो बीजी खैर थे सर, बीजी खैर। अच्छा ये सॉरी ठीक बोले, बीजी खेर, ललित नारायण मिश्रा 1973 वाला क्या था वो, हाँ सर, ये हाँ हाँ सर। ऑफिशियल लैंग्वेज, ये कंफ्यूजन यहाँ भी है, ऑफिशियल लैंग्वेज सर वो 1973 वाला क्या था, इसमें कहीं लिखिए, नहीं समिति नहीं, समिति नहीं था। 73 में क्या बना था, ठीक बोले आप, बट बीजी खेर था प्रथम कमीशन के प्रथम अध्यक्ष को पूछा है, बीजी खेर था। समिति इसमें तो नहीं होगा, तो देख लेंगे। ललित नारायण मिश्रा प्रथम आयोग के नहीं, किसके अध्यक्ष थे, संसदीय समिति नहीं, राजभाषा
जो भी आएगा लिख, वो करना जरूरी है। कौन किसका अध्यक्ष कब बना और किसका था, वो पूछता है। 2-3 लोग हैं, अधिक नहीं है। एक बीजी खेर है, कमीशन के राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बीजी खेर। ये पिछले बार भी पूछा था, हर बार पूछता है। फर्स्ट पे जीबी बीजी पंत खेर है, जी। जीबी पंत भी है सर, नेक्स्ट समिति का है। इसके बाद जीबी नहीं पूछता, पंत, यही है, पहला समिति का ही पूछता है। जीबी पंत भी कुछ और के हैं, वो भी, उनको भी कुछ मिला था। गोविंद बल्लभ पंत सांसदीय समिति का पहला अध्यक्ष था या कुछ था, वो बना था। और ललित नारायण मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा, ये पहला कुछ और एक था। ओम मेहता है सर। ओम मेहता किसके बने थे? ठीक है, देख लेंगे। ये एक चार्ट जो है, हाँ, इसको किसी स्लाइड में रखेंगे, क्योंकि ये पूछता है, सबका पहला वाला पूछता है, नजर आएगा। हम किसी चार्ट में इसको डाल लेंगे, कंफ्यूजन करने से फायदा नहीं है। कॉपी में कहीं ना कहीं है, इसको सब जगह कर लेंगे, और कंफ्यूजेबल हो जाती है सब जगह। तो राजभाषा आयोग पहला 1955 में आया, और इसका फर्स्ट आयोग बना 1957 में। ठीक है, चलिए, राजभाषा आयोग 1955 में आया, और पार्लियामेंट्री कमेटी जो पहली बनी वो 1957 में। फर्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था 1957 में, और राजभाषा कमीशन आया था 1955 में। अब पहला संसदीय समिति जो बना, अब संसदीय समिति क्या बनी थी? तो ये जो हमारा 344 आर्टिकल में प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि आप मॉनिटरिंग करिए राजभाषा का, तो उन्होंने संसदीय समिति बनाई, जिसमें दोनों संसदीय समिति में लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों से मेंबर लिए गए। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंध के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति में लोकसभा 20 एंड राज्यसभा का 10 मेंबर होगा। ये सवाल भी खूब पूछता है। तो पहली बात तो ये है कि सभा कब बना था? संसदीय समिति 1957 में बनी थी। दैट इज आल्सो ए क्वेश्चन। समिति किस धारा के तहत बनती है? अभी अधिनियम आगे हम पढ़ेंगे। राजभाषा अधिनियम 1963 का धारा सेक्शन 4 के तहत में राजभाषा समिति बनती है। और अगर आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 344, प्रेसिडेंट को जो पावर दिया गया कि आप इसकी मॉनिटरिंग करिए, कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी बना के, दैट इज द आर्टिकल 344। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे जो एक्ट बना है, राजभाषा एक्ट 1963, इसके आधार पे जो इसकी सेक्शन है वो सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 में और छोटे छोटे पार्ट हैं, दैट इज द 1। उस पे ये प्रोविजन दिया कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, जिसमें 20 लोकसभा मेंबर और 10 राज्यसभा मेंबर हो। समिति का क्या काम है, ये हम पिछले क्लास में भी कर लिए थे। यहाँ पर भी मैंने 2 लाइन लिख दिया है कि संघ के सरकारी प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है, उस पर सिफारिश करते हुए राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 44 चौथा का सब रूट 4 समिति के प्रतिवेदन पे विचार करके निर्देश जारी करता है। यानी राष्ट्रपति राजभाषा के बारे में कुछ भी अगर सर्कुलर जारी करेगी, नोटिफिकेशंस जारी करेगी, निर्देश जारी करेगी, तो वो राजभाषा समिति के आधार पे ही होगा। इतने डेप्थ में तो सवाल कम आते हैं, बट नॉर्मली ये पूछते हैं कि राजभाषा समिति बना कब था? 1957 में। कौन से अधिनियम के तहत बना था? 1963 एक्ट का सेक्शन 4। और कौन सा आर्टिकल के अंदर में वो आता है? तो आर्टिकल 344। 343 में राजभाषा के बारे में है, डेफिनेशन है, उसके बारे में है। और 344 में है कि पार्लियामेंट्री कमेटी और ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ये दोनों बनाना क्यों है या कैसे है, वो उस पे है, वो ध्यान रखने की बात है। तो 3-4 सवाल यहाँ से क्रिएट हो जाते हैं जी। सर एक डाउट आ रहा है सर, ये अधिनियम यदि 1963 में बना तो फिर हाँ, ये संसदीय समिति का जिस समय गठन हुआ 1957 में, वो पहले गठन हुआ तो इस नियम के लेकर के कैसे ये समझ से बाहर जा रहा है? ये नियम तो सर बाद में बना होगा। नहीं, बाद में नहीं बना। देखिए, संसद में जो कॉन्स्टिट्यूशन पेश हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया।
वो पेश जो सांसद हमारी संविधान है 1950 में ही लागू हो गई और 1950 में ही उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड आ गया 343 टू 351 के बीच कि राजभाषा पे क्या क्या काम आना है। उसके 344 में ये प्रोविजन दिया कि ऑफिशियल लैंग्वेज को बढ़ाने उड़ाने के लिए आपको एक इसका कमीशन बनना चाहिए जो ये बताएगा कि अभी इनिशियली जो 15 साल के लिए हम अंग्रेजी को रख रहे हैं आगे इसको रखना है नहीं रखना है इसके बारे में। और दूसरा आप पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए कि कैसे करके 15 साल में ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा जो हम हिंदी ले रहे हैं तो इसको कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, मतलब ऊपर लेके चले जाए। तो ये 344 के आधार पे ये बनाना था। तो ये 1955 में कमीशन बन गई, 1957 में पार्लियामेंट्री कमेटी बना। अब कोई भी संविधान में जितने सारे आर्टिकल हैं उस आर्टिकल को डिफरेंट डिपार्टमेंट को बटा हुआ है। तो यहां पर भी ये जो आर्टिकल 343 से 351 है ये ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बट गया जो अंदर में आती है होम मिनिस्ट्री का। तो इसको सुचारू रूप से चलाना है तो उसके लिए आपको पता है कि एवरीवेयर रेलवे एक्ट है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, पुलिस एक्ट है, अलग-अलग कानून बने जो उस संविधान के अंतर्गत। तो देन ये सांसदीय समिति और ये जो भी उसके अंदर बनाने वाले कानून बनाने वाले हैं उन लोगों ने आपके राजभाषा के लिए कानून बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। उसमें प्रोविजन दिया कि ये जो राजभाषा संसदीय समिति बनेगी या कॉन्स्टिट्यूशन का कमीशन बनेगा, राजभाषा कमीशन बनेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 344 में कहता है, तो उसको एक्ट में भी तो कहीं जगह देना है। तो वो जगह दिया गया आपके 1963 एक्ट का सेक्शन 4 में कि संसदीय समिति जो होगी और राजभाषा का ये होगा। तो 63 के पहले 57 में बन गया, लेकिन जब कोई एक्ट पास हो गई ये तो इसके अंदर में आ गया ना, फिर ये इस एक्ट के तहत बना है। चलिए इसके आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे समिति बनी, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे। लेकिन जब आप एक्ट आए तो उस समय इस प्रोविजन को सेक्शन 4 में रख दिए, यानी आज आपके पढ़ने के लिए क्वेश्चन हो गया कि संसदीय समिति का निर्माण 1963 की एक्ट 4 के उपबंध के अनुसार होता है। तो दैट इज ये क्या कहा जाए, मतलब जो ये है अनुक्रम का ये एक तरह से कि उसमें है कि जैसे 15 के साल से इस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन अभी बना, संसदीय समिति अभी बना, बन रहा है, तो ये पहले ये बाद में कैसे हो गया। तो वो अनुक्रम में कालक्रम में आपको उल्टा दिखेगा, बट नियमानुसार ऐसा ही होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो सबका 1950 में बन गया था। उसके बाद बहुत सारे एक्ट आए, तो बहुत सारे एक्ट आए, तो अभी कोई भी चीज आप देखेंगे रेलवे में ये चीजें गड़बड़ हो रही है। किसके आधार पे? रेलवे एक्ट इसके आधार पे। तो रेलवे एक्ट इसके आधार पे अगर हो रहा है तो वो एक्ट में लाया कहां से? लाया तो कॉन्स्टिट्यूशन से है। तो उस हिसाब से ये सेंटेंस इसमें है। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 के उपबंध के अनुसार सांसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। इस समिति में 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं। ये गठन हो गई समिति, और समिति में गठन होने के बाद एक्ट बना और एक्ट में 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सांसद का प्रोविजन कर दिया गया। जो सांसदीय समिति होगी उसमें 20 लोकसभा होगा और 10 राज्यसभा का मेंबर होगा। सिंपल। तो ये भी कई बार पूछता है, ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी में 20 लोकसभा मेंबर और 10 राज्यसभा मेंबर है, वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का किस सेक्शन में आएगा? सेक्शन 4 में आएगा। नॉर्मली वो भी सेक्शन 4 का 4 में उपबंध आता है। ठीक है, समिति क्या करती है इस पे भी सवाल आ गया, हम लोग देख लिए। और नेक्स्ट थिंग्स, अब जब 1963 का एक्ट आ गया आपका, 1963 का एक्ट 1965 में लागू हुआ था, ये भी ध्यान रखिए। 1963 का जो एक्ट है वो आगे देखेंगे, 10 मई 1963 को पास हुआ था और इन फोर्स में आया था 26 जनवरी 1965 को। ये दोनों सवाल भी खूब पूछते हैं।
कि एक्ट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कब पास हुआ था? 10 मई 1963 ये आपके संसद में पास हो गए थे और इनफोर्स में आया था उसी समय। शायद ये लिख दिया गया था कि इसको इनफोर्स में लाना है 26 जनवरी 1965 से, 26 जनवरी 1965 से। और फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑन 1967 एज अमेंडमेंट 1967। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आपका 1963 में 10 मई 63 को बना। वन क्वेश्चन लागू हुआ, इन एक्ट में आया 26 जनवरी 1965 को और ये पहला अमेंडमेंट हुआ 1967। आगे कहीं लिखे होंगे यहाँ सामने आगे। तो अब उसमें से जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, अब पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब पूरा सेंट्रल को मॉनिटर करना। सेंट्रल में बहुत सारे विभाग थे तो एक कमेटी उसको मॉनिटर नहीं कर सकती, तो एक मेन कमेटी के अंदर में 3 सब कमेटी बनाया 4 मार्च 1976। जी राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम दोनों अलग अलग हैं। राजभाषा नियम 1976, राजभाषा जो रूल है, दिस इज रूल 1976, अमेंडमेंट 1987 और राजभाषा जो एक्ट है 1963 अमेंडेड 1967। ही है ना अमेंडमेंट की 65। कंफ्यूजन तो मुझे ही बहुत रहता है 67। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, खूब पूछता है। रूल मतलब नियम, रूल मतलब हिंदी में नियम, मतलब अधिनियम। राजभाषा नियम कहेगा तो 1976 आ गया और राजभाषा अधिनियम कहेगा तो 1963 आ गया। ठीक है, तो 1976 में 4 मार्च 1976 को पार्लियामेंट्री कमेटी ने सोचा कि सारी की सारे डिपार्टमेंट हम लोग अकेले मैनेज करें, देख पाए, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इन्होंने उसके अंदर में कितनी बार पूछा है कि हाउ मेनी सब कमिटी अंडर द पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में कितना सब कमेटी है, उप समिति है? देयर आर 3। इन्होंने क्या किया, उसको निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, उसको मॉनिटरिंग करने के लिए 3 सब कमेटी बनाया। एक सवाल तो ये भी पूछता है, ये डेट तो बहुत कम मिला मुझे, ये तो नहीं पूछा है कि किस मीटिंग में किया, बट मुझे मिला तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। 4 मार्च 1976 को जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी का, उसमें इन्होंने डिसाइड किया कि इस कमेटी के 3 और सब कमेटी बनाओ जो बाकी सारे डिपार्टमेंट का निरीक्षण, इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो देयर आर 3 उप सब कमेटी। और इसमें जो खूब पूछता है कि कौन सा सब कमेटी रेलवे का इंस्पेक्शन करती है, तो देयर आर सेकंड सब कमेटी। इसलिए मैंने तीनों को लिख दिया, नो कंफ्यूजन। क्वेश्चन याद करने में तो मुझे याद है दूसरी समिति रेल मंत्रालय करती है, बट मुझे लगा कि अब पढ़ने के लिए सब लिख दो। तो जो 3 आपके पास सब कमेटी है, फर्स्ट सब कमेटी रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक यानी पर्सनल प्रशासनिक सुधार विभाग, विधि, न्याय और कंपनी का कार्य मंत्रालय, इतना को देखता है। इसके अलावे हिंदी का प्रशिक्षण, कई बार पूछ सकता है कि हिंदी लैंग्वेज के प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए कौन सा उप समिति जिम्मेदार है? फर्स्ट उप समिति। यांत्रिकी और अन्य सुविधाएं, अनुवाद कार्य और हिंदी के काम से संबंधित स्टाफ की व्यवस्था करता है। दैट इज द वर्क ऑफ फर्स्ट सब कमेटी। सेकेंड सब कमेटी रेल मिनिस्ट्री, जो खूब पूछता है हम लोग को, संचार मिनिस्ट्री, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और इरिगेशन मिनिस्ट्री, ये सेकेंड सब कमेटी का काम है। अब तीसरा सब कमेटी फाइनेंस मिनिस्ट्री, पेट्रोलियम, रसायन, उर्वरक मंत्रालय, इस्पात, ऊर्जा मंत्रालय एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्शियल, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय, एमओएच, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पर्यटन यानी कि टूरिज्म, और नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय, दैट मींस जहाज रानी, जल रानी जो होता है।
तो ये तीनों उपसमितियां किसका किसका फंक्शन करती है। इसमें जितने सवाल आप देखेंगे सवाल इसी टाइप के, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सब कमिटी, देयर आर 3 सब कमिटी। कौन सा सब कमिटी रेलवे का इंस्पेक्शन करती है, तो वो सब कमिटी है 2, सब कमिटी नंबर 2 जो है वो रेलवे का इंस्पेक्शन करती है। ओके, नाउ अधिनियम 1963, इस तरह से हम लोगों ने पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है 343 to 351 पढ़ा। मुझे लगा यहाँ पर भी राजभाषा अधिनियम को सामने ले आया। इसमें जो टोटल सेक्शन है, टोटल 9 सेक्शन, इसमें 9 नहीं 12 टोटल सेक्शन, इसमें 12 है। 12 भी है ना, गलत बोल रहे हैं, देख लेते। 3 4 5 6 7 8 9 सेक्शन, सॉरी 12 है रूल, कंफ्यूजन खूब रहता है। देयर आर, अधिनियम में टोटल 9 सेक्शन है, अधिनियम में 9 सेक्शन है और रूल में 12 रूल है। टोटल नंबर्स ऑफ रूल इन ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 12, और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस इन 1963 एक्ट 1967 में 9। तो 9 सेक्शन है टोटल आपका एक्ट में, और 9 आर्टिकल्स है टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में। तीनों चीजें याद रखने की है। संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 9 आर्टिकल है, 343 से 351 जो है 63, इसमें भी 9 सेक्शन है, और जो रूल 76 है इसमें 12 रूल, देयर आर 3, और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन खूब पूछता रहता है अलट पलट। तो ये भी जवाब हम लोग का सही होना चाहिए कि संविधान में राजभाषा से संबंधित 9 आर्टिकल है। एक्ट में जो 1963 एक्ट है, इसमें राजभाषा से संबंधित 9 नियम है, 9 सेक्शन है, और ऑफिशियल लैंग्वेज का जो नियम है, रूल है, इसमें राजभाषा से संबंधित 12 सेक्शन 9 के जो टोटल 9 सेक्शन है, इसमें सब क्या कहता है, इसमें ध्यान रखेंगे 1963 की पास हुआ था ये 10 मई 1963 को, और इसका जो सेक्शन 3 है, यानी जो मेन पार्ट है इसका, वो जनवरी 1965 को लागू हुआ था। ये एक्ट के पास होने के दिन ही कह दिया गया था कि ये जो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963, इसका जो सेक्शन 3 होगा वो 26 जनवरी 1965 को फंक्शन में आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन इसका नाम और इसका स्टार्टिंग के बारे में बताता है। नॉर्मली सारे रूल्स का, सारे एक्ट का यही है, उसका जो पहला सेक्शन होता है उसका डेफिनेशन वगैरह बताता है। सेकेंड सेक्शन में ये किसके लिए बनी गई, तो एक्ट का परिभाषा को बताया गया कि इसमें जो हिंदी वर्ड हम यूज करेंगे, जो हम कहेंगे कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी में होना है, हिंदी है, वो हिंदी क्या है, हिंदी जो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। यहां से एक सवाल खूब पूछता है, द स्क्रिप्ट ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल लैंग्वेज इट इज देवनागरी। इसमें एक और सवाल हम लोग आर्टिकल्स में पढ़े कि अगर इसमें वर्ड की कमी हो रही है, कोई ऐसा सिचुएशंस है जिसके लिए हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे हम क्या बोले, तो उसके लिए जो शब्द लाया जाएगा दैट इज द इंग्लिश, सॉरी संस्कृत। संस्कृत हिंदी में किसी चीज की व्याख्या के लिए अगर शब्द नहीं मिल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन कर दिया गया कि आप उसके लिए शब्द संस्कृत से ढूंढ के लाइए और यहाँ पे इसके वर्ड बैंक में जोड़िए। तो जो सेक्शन 2 है वो आपके हिंदी की परिभाषा को बताया है, और जो सेक्शन 3 है ये लागू हुआ था 1965 को 26 जनवरी, यही लागू हुआ, जिसमें पूरा का पूरा का एक तरह से निचोड़ यही है। क्या क्या है कि राजकीय प्रयोजन यानी ऑफिशियल फंक्शन के लिए और संसद में प्रयोग होने के लिए, पार्लियामेंट में ऑफिशियल जितना भी फंक्शन है और पार्लियामेंट में जो वर्किंग है उसमें अंग्रेजी भाषा बनी रहेगी।
एक्ट में ले आया कि अगर आगे चल के कानून बना दिया, कोई भी एक्ट, जब कोई भी नियम को तोड़ना आसान है लेकिन कानून में परिवर्तन करना टफ है। ये हम आप भी पढ़े हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, जब तक सरकार मेजोरिटी में दोनों असेंबली में, लोअर एंड अपर असेंबली में, साथ साथ प्रेसिडेंट का, तीनों का अनुमति प्रॉपर वे में नहीं मिल जाती है, तब तक कॉन्स्टिट्यूशन का किसी एक्ट के साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है, संविधान में अमेंडमेंट करना संभव नहीं है। तो उसके लिए यह प्रोविजन बना दिया कि ऐसा ना हो कि बहुत जल्द अंग्रेजी की समाप्ति हो जाए और संसद में सारे के सारे काम हिंदी में होने लगे, एक एक्ट या इसका दुरुपयोग होने लगे, क्योंकि बहुत समय क्या होती है कि इसकी दुरुपयोग भी हो सकती है। तो अगर मेजोरिटी से हमारे पार्लियामेंट के मेंबर जो रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं इसमें कुछ छेड़छाड़ करना चाहेंगे तभी होगा। देन गवर्नमेंट के प्रयोजन के लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए और पार्लियामेंट में वर्ड प्रयोग होने के लिए अंग्रेजी भाषा बना रहेगा हिंदी के साथ साथ। एक सिचुएशन ये दे दी गई। दूसरा बोला, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा सांसद के कार्य के सव्यवहार में लाई जाती रह सकेगी। ये एक्चुअली ये हेडिंग्स हो गया कि ऑफिशियल फंक्शंस और पार्लियामेंट्री कमेटी दोनों में अंग्रेजी को रखना है, वो सेक्शन 3 में बोला गया ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का, जिसमें सबसे पहला चीज कि हिंदी के अतिरिक्त, क्योंकि हिंदी को तो हम ऊपर उठा रहे हैं, सब जगह हिंदी को लेके आना है, लेकिन ऑफिशियल वर्क में और पार्लियामेंट में हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी रहेगा। परंतु संघ यानी सेंट्रल एंड किसी ऐसे राज्य, कोई ऐसा स्टेट जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, कौन था? तमिलनाडु। तमिलनाडु एक पहला स्टेट है अभी तक जिन्होंने 1976 में जो पास हुई थी ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, उसको नहीं अपनाया था, और उसकी आधिकारिक भाषा आज भी इंग्लिश है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, ठीक है। परंतु संघ और किसी राज्य के बीच जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, पत्र के लिए प्रयोजन में अंग्रेजी भाषा प्रयोग में लाई जाएगी। अगर कोई स्टेट जिन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी नहीं लिया, तो वो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश यूज कर सकती है। जहां किसी ऐसे राज्य के जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है, यूपी, बिहार, झारखंड, जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना, और किसी अन्य राज्य का जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी को प्रयोग में अगर लाता है तो वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद भेजा जाएगा। जो हम लोग पढ़े A to B के बीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन कैसे होगा, A to C के भी आगे मैंने लिखा भी है, B to C के पास कैसे होगा, ये एक्ट के 3 में बोला गया कि एक तो जो स्टेट हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे नहीं लिया वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई स्टेट जिन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे लिया, और अगर वो किसी ऐसे स्टेट के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है जिसकी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो उसको हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ट्रांसलेशन भेजना पड़ेगा। उसके लेटर में उसका अनुवाद जो है इंग्लिश के साथ साथ, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी चिट्ठी होगी। किसमें बोला है? एक्ट 1963 का सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 में यही सब सवाल पलट के आते रहते हैं। सेक्शन 3 नेक्स्ट पॉइंट ये सेक्शन 3 में कहता है, वो 3 का 1 था, सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 कहता है कि पत्र आदि के प्रयोजन के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेजी भाषा सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय और दूसरे मंत्रालय कार्यालयों के बीच हो सकता है, वो इलीगल नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस के बीच में कोई नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन, सरकारी पत्र व्यवहार करना चाहता है तो इंग्लिश में कर सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का जो पार्ट 3 है
जो 1965 में 26 जनवरी को लागू हुआ था, वो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में अंग्रेजी को कैसे बचा के रखना है कंप्लीटली, उसी के बारे में लगभग। सेकेंड कहता है केंद्र सरकार के एक मंत्रालय, विभाग या कार्यालय और केंद्र सरकार के स्वामित्व में नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी या उसके कार्यालय के बीच भी अंग्रेजी का प्रयोजन किया जा सकता है। या सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में कोई निगम, कंपनी, उसके कोई कार्यालय और किसी ऐसे निगम, कंपनी के बीच में की जा सकती है या लाई जा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट जो ऑफिस है या उसका जो प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस है, जैसे सेल वगैरह हो गई, अथॉरिटी लिमिटेड ऑफिस है, या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई ऑफिस है, वो एक दूसरे के बीच हिंदी में करेगा, अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बट अंग्रेजी में भी कर सकता है। ये एक धारा दी गई, दैट इज सेक्शन 3(2). और सेक्शन 3(1) में एक स्टेट से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से सेंट्रल और सेंट्रल से स्टेट, इनके बीच में अंग्रेजी में कम्युनिकेशन किया जा सकता, इसकी इंडिपेंडेंसी दी गई। दिस इज द सेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। उसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है? संकल्प, साधारण आदेश, जनरल नोटिस, नियम, अधिसूचना, प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी द्वारा निकाले जाते हैं या किए जाते हैं। सांसद के किसी सदस्य के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज के पत्र के लिए, और केंद्र सरकार की किसी मंत्रालय, विभाग, कार्यालय द्वारा उसकी ओर से या केंद्र सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण में किसी निगम, कंपनी द्वारा, कार्यालय द्वारा निष्पादित संविदा, कॉन्ट्रैक्ट, करार तथा अन्य निकाली गई विज्ञप्ति को सूचना निविदा प्रारूप के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। कहने का मतलब हुआ, नॉर्मली ये जो सेक्शन 3(3) का टॉपिक्स है, देयर आर 14 थिंग्स है इसमें, जैसे नोटिस हो गया, नोटिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टेंडर हो गया। इसमें 14 ऐसे दस्तावेज जिसको बोलते हैं, जिसका पब्लिकेशन सरकार करती है, वो पब्लिकेशन इंग्लिश में भी की जा सकती है। दैट मीन्स इंग्लिश के साथ साथ हिंदी, दोनों लैंग्वेज में होना है। ये खूब पूछता है कि केंद्र सरकार के अधीन कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, जिनका संपादन यानी जिनका नोटिफिकेशन इंग्लिश और हिंदी में होना है। देयर आर 14। या कई बार इसी को पलट के पूछता है कि ये जो 14 लैंग्वेज है, ये किसमें होंगे? हिंदी में, इंग्लिश में और भाषा में, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश। और थर्ड, ये कौन से सेक्शन पे आता है? 1963 एक्ट का सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3। ये जो नोटिफिकेशन, संकल्प जैसे 14 दस्तावेज है, 14 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको दोनों लैंग्वेज में करना मस्ट है, करना ही करना है। हिंदी तो होगा ही, और अंग्रेजी के लिए इनको दे दिया गया है। ठीक है। इसके साथ में एक चीज और खूब पूछता है कि जो आपके कार्यालय का स्टंप है, मुहर है, वो किसमें होगा? दैट इज मैंडेटरी, इंग्लिश एंड हिंदी में होगा। मैंडेटरी की इंग्लिश और हिंदी में होगा। तीन का 4, उपधारा 1 यानी इसी सेक्शन 3 का जो सेक्शन 1 कह रहा था इंग्लिश के बारे में, या सेक्शन 2 कह रहा था, या सेक्शन 3 कह रहा था, इसके अलावा यानी इस पर कोई आप इसको बचते हुए यानी इसके अंदर में रहते हुए इसके ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल रहा है। केंद्र सरकार के धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा या उन भाषाओं का उपबंध कर सकेगी जिससे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए मंत्रालय, विभाग, अनुभाग, कार्यालय के प्रयोग में लाया जाना है। ठीक है। तो अंग्रेजी इनके अंदर में रहते हुए कोई एक डिपार्टमेंट भी सरकारी कार्य के प्रयोजन में लाया जा सकता है। या फिर 5(5) कहता है उपधारा 1 के खंड क के उपबंध उपधारा 2 के 3
प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उन्हें वर्णित प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्य या विधानमंडल द्वारा राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया संकल्प पारित करने के लिए लास्ट में बोल दिया कि भाई ये जो इंग्लिश में फंक्शन सरकारी कामकाज नोटिंग या हर जगह इंग्लिश को आपने जब बना के रखा तो फिर इंग्लिश को खत्म कब करेंगे। तो लास्ट में प्रोविजन दिया कि जब सेंट्रल ने तो कर ही दिया है, इसके अलावा ऑल स्टेट असेंबली राज्य हिंदी को रिजोल्यूशन नहीं ले लेता है, रूल्स नहीं बना लेता है कि नहीं हिंदी में हमारा सारा ऑफिस 100% हो गया और अब हम सारे कामकाज हिंदी में कर सकते हैं, तब तक ये सेक्शन 4 तक इंग्लिश के साथ जो प्रोविजन दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के तुरंत एक्ट में वो चलता रहेगा। जब सारे स्टेट और सेंट्रल हिंदी को अपना लेंगे तभी ये खत्म हो सकता है। दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का सेक्शन 3 जो इस पूरा एक्ट का एक तरह से कहिए मेन पार्ट है। और मेन पार्ट 2 सर्वाइव द इंग्लिश। इंग्लिश को सरकारी कामकाज के भाषा से अचानक से कोई ना हटा दे, उसके लिए ये प्रोविजन। जिस सर इसमें भी सर एक ये था कि सर कितने दिनों के लिए मैं कितने वर्षों के लिए किया गया था? 15 वर्षों का स्टार्टिंग 15 साल का था, उसके बाद तो संसदीय समिति बना दी गई ना कि आप रिपोर्ट देते रहिए, वो रिपोर्ट देते जाता है और उसके आधार पे एक्सटेंशन होते रहती है 15-15 साल का, वो तो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल खाली यही पूछता है कि कितने दिनों के लिए स्टार्टिंग में दी गई थी, दैट इज 15 साल के लिए, कि 15 साल तक कोई कानून वानून संसद में नहीं लाया जाएगा ये नियम को हटाने का। तो और संसदीय समिति उसकी मॉनिटर करती रहेगी, रिपोर्ट देती रहेगी, और अगर रिपोर्ट मिलता है कि हटाना है तो प्रेसिडेंट के परमिशन से फिर वो संसद पे रखा जा सकता है इसको। लेकिन हर 15 साल पे तो ये एक्सटेंशन होता जा रहा है, क्योंकि आपके सारे स्टेट तो हिंदी अपनाए नहीं, सब जगह हिंदी का 100% नोटिंग है नहीं। अभी तक तो हम लोग टारगेट ही फिक्स करते हैं कि जो यहाँ तक कि जो हिंदी कार्यालय का ऑफिस है वहां पे हमारा नोटिंग परसेंटेज कितना है, 65% टारगेट है। जो हिंदी स्टेट है, सेंट्रल कर्मचारी का ऑफिस है, वहां पर भी जहां पे लगभग लोगों को हिंदी आती है, वहां पर भी जो हमारा परसेंटेज है अभी भी टारगेट रखा जाता है 65%। जो 100% हिंदी ऑफिशियली लिख दिया वहां पे 100% रहता है। जो गजिटेड हो गई, नोटिफाई हो गई है, जहां पर भी हिंदी की नोटिंग 80% या उससे ऊपर चली जाती है, वो ऑफिस भारत सरकार के गजट में नोटिफाई हो जाता है कि ये ऑफिस हिंदी में परिपूर्ण हो गया, तो वहां पे फिर 100% नोटिंग का टारगेट हो जाता है। नॉर्मली 65%। इस तरह करके सबका अलग अलग है। सी रीजन का कुछ और है जहां बिल्कुल हिंदी नहीं आती है। सर ये टारगेट तो उसमें सेट किया जाता था या किया गया है, जैसे क से ख में भेजना है तो उसका टारगेट क्या है? 100% टारगेट है। क से ग में करना है तो उसका 65% टारगेट है। नोटिंग का भी टारगेट है, आपके ऑफिस में कितना परसेंट नोटिंग होना चाहिए, मतलब किस वही क्षेत्र में ही, नॉट परसेंट ऑफिस के इस क्षेत्र में, कि आपका कितने परसेंट काम हिंदी में होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं चिट्ठी भेजने का, उसी के अंदर आ जाते हैं एक तरह से कहिए तो। आपका क्षेत्र में, हिंदी क्षेत्र में, गैर हिंदी क्षेत्र में कितने परसेंट नोटिंग या वर्क हिंदी में होना है, वो टारगेट गृह मंत्रालय करते रहती है और वो बदलता भी है, क्योंकि वो टारगेट जैसे किसी ऑफिस का बढ़ गया तो फिर उसको बढ़ा दिया जाता है। राजभाषा के संबंध में समिति जो अभी हम लोग पढ़े 1963 एक्ट का जो 4 है सेक्शन, उसी में पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में बताया गया, जहां पर भी आपके एक कमेटी और 3 सब कमेटी। उसका जो सेक्शन 5 है वो केंद्रीय अधिनियमों आदि को प्राधिकृत हिंदी अनुवाद। ये सवाल भी खूब पूछता है कि हिंदी में कौन अनुवाद करता है। जितने भी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स हैं उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कौन करता है? दिस इज द लॉ मिनिस्ट्री। खूब पूछा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। जो हिंदी में अनुवाद करता है उसकी दायित्व दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ मिनिस्ट्री को।
कानून मंत्रालय सारे अंग्रेजी नियमों को या डॉक्यूमेंट्स का अनुवाद हिंदी में करने का दायित्व। सेक्शन 6 सर वो कहता तो है जी। वो टोटल के लिए है या फिर वो जो भी नियम मतलब कि बन रहे हैं लॉ से अकॉर्डिंग है, केवल ऐसे तो उसी अलग के लिए लॉ मिनिस्टर को है सर? ऐसे ऐसे अलग से कुछ लिखा है, एक ही तो लिखा है कि ऐसा सरकारी कार्य मतलब केंद्र सरकार के हिंदी से इंग्लिश या करने का जो ट्रांसलेट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कौन से मिनिस्ट्री को है, तो इन जनरली तो एक्चुअली लॉ सर मिनिस्ट्री का ही नाम आता है जी। सर मुझे ध्यान में आ रहा है कि इस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस देख रहा था सर, हाँ हाँ पर्टिकुलर मैंने कहीं से पढ़ा नहीं, क्वेश्चन देख रहा था। क्वेश्चन मुझे दो जगह मिला, एक में मिला कि वो लॉस जो भी है कानून से रिलेटेड था कि उसमें हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद कौन करते हैं, और एक में था कि एक कानून को छोड़ करके दूसरा था तो उसमें केंद्र सरकार को दिया था, गृह मंत्रालय को दिया था, सॉरी। अच्छा गृह मंत्रालय को दिया है, वर्ड मिला नहीं। चलिए यहाँ पे कुछ है, मैं पढ़ लिखता धारा 6 में कहता है कि कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियम का अधिकृत हकविद अनुवाद जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल और उस राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रकट अध्यादेश का प्रयोग के लिए हिंदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है, आपकी हिंदी भाषा नहीं है तो अलग है, बट ठीक है देख लेंगे। नॉर्मली हमने तो अभी तक जो पढ़ रहा था उसमें यही दिखता था कि जो हिंदी टू इंग्लिश का अनुवाद करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लॉ मिनिस्ट्री का है, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री सिर्फ लॉ का करेगा, बाकी सब गृह मंत्रालय करेगा, देख लेंगे। ऐसे गृह मंत्रालय का एक सवाल आता है कि गृह मंत्रालय के साइट पे कौन से एप्लीकेशंस हैं जो इंग्लिश हिंदी हिंदी इंग्लिश करता है, वो एप्लीकेशन गृह मंत्रालय के साइट पे है जहां से हिंदी इंग्लिश और इंग्लिश हिंदी करने का वो बना के रखा हुआ है। ठीक है तो चलिए देख ले, कंफ्यूज रहा वो डाउट पे वो वाला सवाल, अगर कहीं आपके पास कुछ रेफरेंस मिले तो ग्रुप में लिखिएगा, यहाँ भी हम भी डाल देंगे जो डाउट पे रहा एक बार। लॉ मिनिस्ट्री करता तो यहाँ तक ठीक है, बट अब उसमें दो पार्ट बट गए, एक लॉ वाली और बिना लॉ वाला अधिनियम, और एक बिना अधिनियम वाला नॉर्मल चीज है। जब देखा जाएगा ऐसे जितने भी जगह सवाल हमको मिले सब लॉ वाला ही मिला है, कई जगह पूछा है कितने क्वेश्चंस में मिला नहीं, ठीक है देखा जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्टेट के बारे में, क्योंकि देखिए हिंदी स्टेट का क्या है, हिंदी है इंग्लिश है, उसके अलावे भी तो हर एक स्टेट का अपना अपना एक लोकल लैंग्वेज है जो ज्यादा पॉपुलर है। उसमें बोला गया कि कोई भी नियम कानून अध्यादेश अगर हिंदी के अलावा कोई राष्ट्रीय भाषा में जो अनुच्छेद 348 खंड 3 के तहत बनाया गया है उसमें अंग्रेजी और हिंदी के अलावा कोई और भाषा में अगर पारित होता है तो उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा। ऐसी दशा में अधिनियम का अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका अधिकृत पाठ समझा जाएगा। कहने का मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट में अगर इंग्लिश हिंदी के अलावा उनका कोई एक लैंग्वेज और है जिसमें वो कोई कानून अध्यादेश पारित करा रहे हैं तो वो वहां के राज्यपाल का जिम्मेदारी होगा कि उस अध्यादेश का प्रयोग करने के लिए उसको हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा और वो हिंदी प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा, मतलब ऑथराइज्ड रहेगा, उसी हिंदी में माना जा सकता है। ठीक है, ये धारा 6 कहता है, सेक्शन 6 कहता है। और सेक्शन 7 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के निर्णय आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मेन भाषा इंग्लिश ही रहेगा, बट हिंदी या दूसरा कोई और भाषा का ऑप्शनल के तौर पे यूज किया जा सकता है। और धारा 8 में सेक्शन 8 में है कि और नियम कैसे बनाएंगे, इसके तहत में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज रूल बना है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 बना है वो अंडर रूल 8 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ 1963। ये भी कई बार सवाल पूछता है जो 1976 रूल बना ऑफिशियल लैंग्वेज का वो किसके अधीन बना, वो सेक्शन 8 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। केंद्र सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र से अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। इस धारा के अधीन बनाया गया हर नियम बनाए जाने के पश्चात
यथासाध्य शीघ्र सांसद के हर एक सदन के समक्ष उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर 30 दिन के भीतर, दैट इज द क्वेश्चन, कि जो भी रूल बनाए जाएंगे अंडर द सेक्शन 8 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, वो सांसद में 30 दिनों के अंदर पास करा देना। यह नियम पारित हो जाएगा, प्रभावशाली हो जाएगा, उसका प्रभावशाली होगा या उसका कोई भी प्रभाव न हो, किंतु इस प्रकार के ऐसे कोई रूपांतर या उस नियम के अधीन पहले दी गई किसी बात को विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले लेना होगा। आप रूल बनाएंगे लेकिन ये रूल पिछले किसी रूल को एब्सोल्यूट नहीं करेगा जो सेक्शन के अंदर में यानी एक्ट के अंदर में बन चुकी है। तो सवाल ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का कोई भी रूल बनाने का जो अधिकार है वो सेक्शन 8 में है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का, और इसको 30 दिनों के अंदर संसद में पास करा के रूल में कन्वर्ट करके सबको मानने लायक बनाना। और सेक्शन 9 कहता है कि चाहे जो भी हो, ये रूल जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होना है। कतिपय उपबंध का जम्मू कश्मीर को लागू ना होना। धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं है। हाई कोर्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर और जो 6 में था, 6 में क्या था, 6 में था स्टेट का जो लैंग्वेज है जिसके आधार पे उसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हिंदी लैंग्वेज जम्मू कश्मीर के लिए लागू नहीं है कि उसको करना ही करना पड़ेगा। तो ये 9 सेक्शन थे। हमने कोशिश के हिसाब से बड़े बड़े नियम को छोटे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का कोशिश किया, क्योंकि इतने अंदर में पूछे नहीं जाते। मेन सेक्शन पूछता है उसका ये जो टॉपिक है किसके लिए है ये, तो उस हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कंप्लीट करते हैं। इसके बाद एक चीज बचता है हमारे लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल, जो अगले क्लास में करेंगे। फिर कुछ अवार्ड्स वगैरह और छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह, तो थोड़े बहुत वो भी करने की कोशिश करेंगे, बट आज इतना ही। सर एक स्लाइड पीछे कर दीजिए सर। जी, इसको तो समराइज कर दिए क्योंकि इस पे 2-3 सवाल पूछते रहता है, इसलिए इसको थोड़ा समराइज कर दिया, यहाँ पे छोटा करके। ओके, तो आज के लिए शुभ रात्रि।